नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक फ़ोन कॉल की, जो कल दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स सी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके बीच में हुई। एंड दैट वाज अबाउट मेंटेनिंग द यूएस चाइना मोमेंटम। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? हम वर्ल्ड के दो सबसे बड़े इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, चाइना और यूएस, और इनके रिलेशंस पर ही बहुत सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो इस पर निर्भर करती है, राइट? तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बातचीत हो रही है उस पर एक नज़र दुनिया की सारी इकोनॉमीज की रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो में देखें तो दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बात यही हुई कि दोनों कंट्रीज का जो एक अच्छे रिलेशन वाला फेज करंटली हमें दिखाई दे रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो जारी रखना है। सी जिनपिंग ने ये स्ट्रेस किया कि ताइवान का रिटर्न टू चाइना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट वॉर के इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। तो ताइवान से रिलेटेड काफ़ी सारे मतभेद है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इस पर फिर से चर्चा हुई। अब ये कॉल ऐसे टाइम पर आ रहा है जब एक ट्रेड ट्रूस जस्ट रीच हुआ था पिछले मंथ में, जब वॉशिंगटन ने लोअर टैरिफ्स लगाने के लिए अग्री किया था ऑन चाइनीज गुड्स। एंड बीजिंग ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए थे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना ने ये क्लेम किया है कि डेमोक्रेटिक ताइवान जो है वो उनकी टेरिटरी का पार्ट है, एंड पास्ट में उन्होंने थ्रेटन किया है टू यूज फोर्स टू ब्रिंग द आइलैंड अंडर इट्स कंट्रोल। सो जो डिस्प्यूट है बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग वो काफी सारी चीजों के लिए है, विच कवर्स थिंग्स फ्रॉम रेयर अर्थ टू सोयाबीन टू पोर्ट फीस। एंड इस वजह से काफ़ी सारा मार्केट जो है वो डिसरप्ट हुआ है। सी जिनपिंग ने ट्रम्प से ये भी कहा कि उनकी जो सक्सेसफुल मीटिंग रही इन साउथ कोरिया, उसने काफ़ी सारे चीज़ों को कैलिब्रेट करने में हेल्प किया है एंड एक मोमेंटम इंजेक्ट किया है इन अ स्टेडी मोमेंटम उनको मिला है फॉर द जायंटशिप ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस। ऐसे शब्द उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। जब से मीटिंग हुई उसके बाद यूएस चाइना के जो टाइज है वो स्टेबल रहे हैं एंड एक कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आया है अकॉर्डिंग टू बोथ द वर्ल्ड लीडर्स। एंड इट्स अ वेलकम थिंग फॉर बोथ कंट्रीज एंड इवन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। द की टेक अवे हियर इज कि इंप्रूविंग चाइना यूएस रिलेशंस जो है वो ग्लोबली ही एक सप्लाई चेन की जो रिस्क है उसको थोड़ा कम करेंगे एंड एक मार्केट स्टेबिलिटी सपोर्ट करेंगे। हालांकि हमें अब तक पता नहीं है कि ये सारे रिलेशंस वाकई में एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं या नहीं, बट एटलीस्ट फॉर नाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है अराउंड ताइवान वो अभी भी एक स्ट्रक्चरल ओवरहैंग जरूर रहेगा। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। यहाँ पर हमें बात करनी होगी सबसे पहले अबाउट कमेंट्स बाय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। उनका कल ये कहना था कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो इस पर पॉइंट कर रहे हैं कि स्कोप है यहाँ पर रेट कट करने के लिए। हालांकि इसका जो टाइमिंग है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर रहेगा, ऐसा उन्होंने कल एक बयान में बताया। तो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये बताया था कि एक स्कोप है फर्दर रेट कट्स के लिए, एंड सिंस देन जो भी डेटा अब तक आया है वो इसी और संकेत दे रहा है कि आगे चलकर एक रेट कट आ सकता है, ऐसा उन्होंने कल कहा। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि सेंट्रल बैंक के करंटली दो मैंडेट है, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है एंड ग्रोथ मेंटेन करनी है। तो उनको एग्रेसिव नहीं रहना है ऑन ग्रोथ और उनको एक डिफेंसिव स्टांस भी नहीं लेना है, एक कहीं ना कहीं मॉडरेशन की ही बात यहाँ पर होगी। तो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ओवरऑल संजय मल्होत्रा ने यहाँ पर कल किया है। अगर रेट कट दिसंबर में होता है तो ये फर्स्ट रिडक्शन होगा बाय द सेंट्रल बैंक आफ्टर टू पॉलिसीज जहां पर उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है। अब तक अगर इस साल की बात करें तो आरबीआई ने अब तक रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट से कम किया है, फ्रॉम 6.5% टू 5.5% बिटवीन फरवरी एंड जून। उसके बाद दो मीटिंग्स यहाँ पर ऐसे रहे, अगस्त और अक्टूबर, जहां पर स्टेटस को मेंटेन किया था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ने। अब नेक्स्ट जो मीटिंग है वो 3rd एंड 5th दिसंबर को होगी, जहां पर अनदर राउंड आएगा ऑफ रेट सेटिंग डेलिब्रेशंस। द की टेक अवे हियर इज कि मैक्रो डेटा जो है वो एक रेट कट के होप्स जो है वो अलाइव रख रहा है इस समय। एंड ये एक रेट सेंसिटिव जो भी सेक्टर्स है जिन पर रेट से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, रियल एस्टेट, तो ये सब सेक्टर्स के लिए इसका टाइमिंग बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाइना। सो एज पर सम ऑफ द सोर्सेस, चाइना का एफडीआई जो है वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इजी हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जो अभी करंटली प्रिपेयर हो रही है वो गवर्नमेंट रिलीज करे। सो एज पर द सोर्सेस, ये जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है इसमें 3 चेंजेस यहां पर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई कंपनी को अप टू 49% एफडीआई मिलता है फ्रॉम चाइना, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
चाइनीज कंपनी से एफडीआई अगर आता है अप टू 49%, तो उस कंपनी की एक एक्सटेंसिव जो सिक्योरिटी है या फिर स्क्रूटिनी है वो यहाँ वहां पर नहीं होगी। तो एक मेजर शिफ्ट है फ्रॉम द करंट अप्रूवल प्रोसेस, जहां पर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है वो मेंटेन किए गए हैं। दूसरा इसमें ये है कि जो प्रपोज्ड एग्जम्पशन है वो सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए अप्लाई करेगा, प्रेफरेबली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैपिटल गुड सेक्टर। इसका मतलब 49% तक की एफडीआई इन कंपनीज में हो सकती है। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर डीप स्क्रूटिनी की जरूरत नहीं है अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया इंक्लूडिंग चाइना, राइट। तो इफेक्टिवली इससे ये हुआ है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए डोर यहाँ पर ओपन हो गया है इन दीज सेक्टर्स। और थर्ड चीज ये है कि ये जो सिग्निफिकेंट चेंज प्रपोज किया गया है दैट इज रिलेट्स टू द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, ये जो ड्राफ्ट नोट है ये सजेस्ट करता है कि डेफिनेशन जो है ऑफ रूल्स अंडर पीएमएलआई, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसको यहां पर थोड़ा सा ईज किया गया है ताकि जो एफडीआई है बाय चाइनीज कंपनीज वो थोड़ी इजीली यहां पर हो सके। अब ये चीज यहां पर क्यों लाई जा रही है, इस पर एक मेजर टॉकिंग पॉइंट ये यहां पर रहेगा, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस ऐसे रहे हैं जहां पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, फिर जो स्क्रूटिनी है वो बढ़ा दी है फ्रॉम फॉर एनी इन्वेस्टमेंट जो चाइना के किसी कंपनी ने की है। तो हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सेक्टर में चाइना का इतना बड़ा स्ट्रांग होल्ड है कि जब तक हम चाइनीज कंपनीज को कोई इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करने ना जाए तब तक जो उनका जो इंटरेस्ट है इन बेटरमेंट ऑफ सम ऑफ द इंडियन कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो यहां पर नहीं आ पाएगा, राइट। तो उनका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए ये एफडीआई बेसिकली लाया जा रहा है, बिकॉज क्लियरली इवन द इंडियन गवर्नमेंट नोज कि चाइना की जो एक्सपर्टीज है इस सेक्टर में दैट इज अनमैच्ड, राइट। सो द की टेक अवे हियर इज कि लूजर एफडीआई रूल्स अगर आते हैं तो हो सकता है कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप में इसकी बहुत बड़ी मदद मिले, एंड इससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपोनेंट सप्लायर्स जो है उनको एक चीपर कैपिटल भी मिल सकता है विथ स्मूदर सप्लाई चेन्स, क्योंकि सप्लाई चेन रिलेटेड सारी जो चीज़ें है वो अभी भी यहाँ पर चाइना हेवीली कंट्रोल करता है, एंड वो सप्लाई चेन टैप करने में इंडियन कंपनीज को यहाँ पर थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी अबाउट रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में सबसे की जो इन्वेस्टर है वो एक पी फंड है विच इज अ जिसको प्रोमोटर का क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसका नाम है एवरस्टोन कैपिटल। अब एवरस्टोन कैपिटल जो है दैट इज लुकिंग टू एग्जिट इट्स इन्वेस्टमेंट इन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया एज पर सम ऑफ द सोर्सेस। एवरस्टोन कैपिटल जो है वो करंटली बातचीत में है विद मल्टीपल पार्टीज जिनके साथ वो ब्लॉक डील करने की कोशिश कर रहे हैं टू सेल देयर रिमेनिंग स्टेक इन द कंपनी। फैमिली ऑफिसेस ऑफ लिस्टेड कंपनीज विद क्यूएसआर प्रेजेंस एंड बाकी पीई फंड्स जो है दे आर इन द फ्रे। करंटली इस पर बातचीत चल रही है एंड नेगोशिएशंस अपेरेंटली आर एट एन एडवांस स्टेज राइट नाउ। तो बिड्स जो है करंटली दे आर एट अ प्रीमियम टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर करंटली सेइंग। इस समय एवरस्टोन कैपिटल जो है वो 11.2% स्टेक होल्ड करता है इन आरबीए इन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया विच इज अंडर द नेम ऑफ क्यूएसआर एशिया पीटीई। अब चेंज इन कंट्रोलिंग प्रोमोटर जो है वो लाइकली है इसके बाद, तो एक जो भी नया बायर आएगा इसमें उनको एक ओपन ऑफर भी देनी होगी करंट जो शेयर होल्डर्स है उनको टू बाय मोर स्टेक फ्रॉम देम। सो आरबीआई जो कंपनी है वो बेसिकली बर्गर किंग जो ब्रांड है वो ऑपरेट करती है इन इंडिया, एंड पॉपीज करके एक और क्यूएसआर चेन है वो भी इंडिया में ये ऑपरेट करती है। द टेक अवे हियर इज कि इट सीम्स कि हो सकता है कि एवरस्टोन कैपिटल जो है इट हैज रन इट्स कोर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी लाइक आरबीआई, क्योंकि अगर हम आईपीओ के टाइम से देखें तो कंपनी ने ज्यादा पैसा नहीं बनाया है एवरस्टोन कैपिटल के लिए। हालांकि ये जो पी फंड है वो काफी समय से इन्वेस्टेड है इनटू दिस कंपनी एंड मे बी दे हैव अदर ग्रोथ आउटलुक्स राइट नाउ टू फोकस ऑन। अपोलो हॉस्पिटल्स इज बेटिंग ऑन एक्सपांशन एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जब उन्होंने कल पुणे में एक नई फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की। तो इस लॉन्च के साथ अब अपोलो की जो टोटल बेड कैपेसिटी है इन वेस्टर्न इंडिया दैट स्टैंड्स एट 1000 अक्रॉस नवी मुंबई, पुणे एंड नासिक। क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स कंपनी के लिए रिलेटिवली न्यू है, अपोलो का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया के सदर्न पार्ट में है, राइट। तो एक एडिशनल 250 बेड्स जो है वो ऐड किए जाएंगे इन दिस पुणे फैसिलिटी ओवर द नेक्स्ट 2 years, जो प्लान है ऑफ द फुल फेज्ड एक्सपांशन। जो उनकी एमडी है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पुणे का जो यूनिट है दैट विल रीच 50% ऑक्यूपेंसी विद इन द नेक्स्ट 5 months इटसेल्फ, एंड विद इन द नेक्स्ट 10 months दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो पुणे फैसिलिटी है वो ब्रेक इवन हो जाए। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है अबाउट द थीम ऑफ हॉस्पिटल्स बीइंग सो स्ट्रांग, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में पहले अगर मैं 6-7 साल पहले की बात करूं तो जो जेस्टेशन पीरियड था यानी एक फैसिलिटी चालू होने के बाद उसको ब्रेक इवन तक पहुंचने का जो साइकिल था वो लगभग 4-5 साल का था, वो अब लेस देन अ ईयर हो चुका है, राइट। सो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर
प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया है, इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स का भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है, एंड ये थीम इसी वजह से एक स्ट्रांग फेज में करंटली हमें नजर आ रही है। जो उनकी पुणे फैसिलिटी होगी अपोलो की, दे आर टारगेटिंग एन एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड और ₹50,000 बिकॉज ऑफ हाई एंड स्पेशलिटीज एंड स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जो उन्होंने करंटली यहाँ पर खड़ी की है। रिसेंटली एक लेबर लॉ में चेंज आया, इस पर उनके एमडी को पूछा गया था कि इसका क्या असर होगा कंपनी पर। उनका ये कहना था कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स पर नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो एम्प्लॉय करता है। कंपनी सून कुछ नए हॉस्पिटल्स और ओपन करने वाले हैं इन कोलकाता, उसके अलावा सोनारपुर में एंड हैदराबाद में कुछ नए जो बेड्स है वो ऑपरेशनल होंगे। इसी के साथ 180 बेड का एक नया हॉस्पिटल बेंगलुरु में भी ओपन होगा फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स। कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर्स पर उनके एमडी का ये कहना था कि अभी भी इंडिया में जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है दैट शोज कि दे आर वेरी अंडर सर्व्ड कंपेयर टू द पॉपुलेशन दैट इंडिया हैज, एंड इसी वजह से डिमांड जो है दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग एंड यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स कैन को एग्जिस्ट टूगेदर। द की टेक अवे हियर इज कि एक एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स का विद ब्रेक इवन एक्सपेक्टेशंस, जो अपोलो की ब्रांड को रीइंफोर्स कर रहे हैं। हालांकि अगर हम नेशन वाइड देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स का फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो एक इशू ये रहा है कि दे आर ऑलरेडी अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया, एंड बेस इफेक्ट कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ के लिए एक मेजर कंसर्न प्ले आउट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंस एनर्जी के Q4 रिजल्ट्स की बारे में। ये कंपनी जो है ये जो अक्टूबर टू सितंबर ये फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करती है, इसी वजह से इनके पास 60 दिन होते हैं इंस्टेड ऑफ द 45 डेज टू अनाउंस देयर रिजल्ट्स, एंड इसी वजह से इन्होंने कल अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए। सो दीज वर Q4 रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है बाय 31% एंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है बाय 27%। एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये अब 2600 करोड़ के पार पहुंच चुका है। एबिटडा में भी एक काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है, हालांकि मार्जिन्स थोड़े से गिर गए हैं एट 18%। अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो वो एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ सितंबर वर अराउंड 16,200 करोड़ विच इज अप बाय 47% कंपेयर टू द प्रीवियस फिस्कल। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ चुका है, एंड ये हमें नंबर्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक हेल्दी ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी का, एंड कंटिन्यूसली ऑपरेशन एक्सेलेंस जो है उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई है, ऐसा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था। द की टेक अवे हियर इज कि एक रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है, एंड ऑर्डर बुक भी एक काफ़ी अच्छे रेट से बढ़ रही है, विच इज शोइंग कि एक अच्छी डिमांड विजिबिलिटी है। वाइल मार्जिन्स जो है वो थोड़े से घटने की वजह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़े नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर्स जरूर है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गवर्नमेंट अलाउिंग मर्जर बिटवीन इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनीज। तो एज पर सम ऑफ द सोर्सेस, दिस इज एक्चुअली अ रिपोर्ट बाय CNBC TV 18। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इज लाइकली टू प्रपोज टू परमिट, यानी उनको अलाव, गवर्नमेंट जो है वो अलाव करेगी मर्जर्स बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये जो मूव है दैट कुड मेक वे फॉर मर्जर ऑफ कंपनीज लाइक मैक्स फाइनेंशियल्स इनटू एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। करंटली मैक्स फाइनेंशियल जो है वो 80% स्टेक ओन करता है इन एक्सिस मैक्स लाइफ। तो करंटली जो रूल्स है एज पर सेक्शन 35 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑफ एनी मर्जर बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनी। सो द की टेक अवे ऑफ कोर्स हियर इज कि अगर ये अप्रूव होता है तो ये एक कंसोलिडेशन वाली फेज ट्रिगर कर सकता है इस सेक्टर में, एंड कुछ सिनर्जीज जो है वो अनलॉक करने में भी यहाँ पर हेल्प हो सकती है अक्रॉस फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, राइट, विच विल बेनिफिट लार्जर इंश्योरेंस कंपनीज एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल ग्रुप्स। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिसेंटली जिसमें इस पर एनालिसिस किया गया था कि क्या आईपीओज इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। हम ऑलरेडी एक ऐसा साल देख रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ आईपीओस बहुत ज्यादा है, राइट। ओवर 300 आईपीओस, 300 न्यू लिस्टिंग्स इस साल हुए हैं, एंड दे हैव रेज्ड ओवर ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ इन मनी इन दिस ईयर। सो इतना बड़ा सप्लाई मार्केट में एक्चुअली आया है, एंड कुछ सिग्निफिकेंट आईपीओस इनफैक्ट आने बाकी है। दिसंबर में इट इज एक्सपेक्टेड कि काफ़ी सारे बड़े आईपीओस अभी भी पेंडिंग हैं जो दिसंबर के मंथ में आने वाले हैं। तो ये जो वेव्स होती है, आईपीओ की वेव्स होती है, राइट। आप अगर नोटिस करोगे तो आईपीओस जो है वो एक चंक में आते हैं, एंड वो ऐसे टाइम पर आते हैं जहां पर वो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपीओ की वेव्स के लिए, राइट। सबसे पहला फैक्टर तो है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, राइट, क्योंकि कंपनीज ऑब्वियसली चाहेंगी कि जब वो आईपीओ लाए तब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, ताकि उनको एक अच्छे रेट पर भी आईपीओ करने मिले, एंड ऑफ कोर्स उनकी आईपीओ को उतनी ही ज़्यादा डिमांड हो।
इसके अलावा ग्लोबल रेट के जो रेजिम्स है, यानी जैसे डॉलर अगर चीप होगा या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल अभी करंटली बढ़ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नरेटिव है मार्केट में, वो उस थीम के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो। जैसे 2000 ईयर में टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, 2020 में डिजिटल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी। सो जो भी आईपीओ मेकिंग कंपनीज है वो ये तीन चीज़ें क्रैक करने की कोशिश करती है हमेशा। अब ये जो एनालिसिस हुआ है इंडियन मार्केट्स में फ्रॉम द ईयर 2000 अप टिल नाउ, वहां पर ये देखा गया कि सिर्फ 40% ऑफ द आईपीओज हैव एक्चुअली बीटन द इंडेक्स। यानी 60% कंपनीज जिन्होंने आईपीओ किए इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, दे हैव एक्चुअली नॉट इवन गिवन इंडेक्स रिटर्न्स, राइट। निफ्टी 50 लायक रिटर्न्स भी उन्होंने नहीं दिए हैं ओवर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट। तो काफी सोचने वाली बात है, राइट। सो अगर आप एक आईपीओ एट रैंडम पिक करें, राइट, 60% चांसेस है कि आईपीओज हैव नॉट डन वेल। सो एक रैंडमली अगर आप आईपीओ जो है वो पिक करें, देर आर गुड चांसेस दैट इट हैज नॉट रियली बीटन अ पैसिव इंडेक्स फंड, राइट। ये दिस एक्चुअली इज नॉट एन इंडिकेशन कि आईपीओ करने वाली कंपनीज बुरी होती है, बट इट इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ मेनी थिंग्स। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आईपीओ मेकिंग कंपनीज डोंट रियली हैव अ पुअर बिजनेस, बट इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज के अर्निंग्स काफी अच्छे से ग्रो हुए हैं। बट द फैक्टर दैट रिमेन्स टू बी सीन इज कि आईपीओ प्राइसिंग हमेशा से ऐसा किया गया है कि यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ का अपसाइड या फिर अपफ्रंटिंग जो है ऑफ रिटर्न्स, वो कई बार आईपीओ की प्राइस में ही हो जाता है, विच हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मेकिंग वेल्थ इन द आईपीओस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investoagent.in को विजिट करना मत भूलिए। हमारे यहाँ पर अभी भी डिस्काउंट चल रहे हैं, MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो स्टॉकोमीटर फंडोमीटर मॉडल पोर्टफोलियोज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा उठाओगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।